दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नवीन गोयल पर। आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूकंप होता क्या है। देखिए, भूकंप जब भी पृथ्वी की ऊपरी परत के अंदर कोई कंपन, किसी भी कारण से कोई कंपन आता है तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। ये भूकंप कई कारणों से आता है, जैसे प्लेट विवर्तनी के हलचलों के कारण या किसी भी विस्फोट या मानवकृत भूकंप हो सकते हैं। कोई विस्फोट करते हैं उसके द्वारा भूकंप आता है, या हम कह सकते हैं कि कोई ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी फटने से भी भूमि की ऊपरी परत के अंदर स्कंदन पैदा होता है, जिससे भूकंप आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम भूकंप का जो मापते हैं, जो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है उस यंत्र का क्या नाम है? भूकंप मापी। ठीक है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। भूकंप लेखी क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में पूछे तो भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ इसको कहा जाता है। देखिए, 3 पैमानों के माध्यम से मुख्य रूप से जिन्हें हम जानते हैं, जिनके ऊपर इसकी रीडिंग नोट होती है भूकंप की, किसकी पैमाना, MS के पैमाना। 1964 में ये विधि भूकंप को मापने की आई थी। MSK का अर्थ है मेडवेडेव स्पोनहोवर कॉर्निक। मेडवेडेव स्पोनहोवर कॉर्निक। स्पोनहोवर कॉर्निक पैमाना, यहीं पर आएगी मात्रा कॉर्निक। मेडवेडेव स्पोनहोवर कॉर्निक पैमाना, इसके द्वारा भी 1964 में क्या किया गया था कि भूकंप की तरंगों की गति को मापा गया था कि किस रिएक्टर का पैमाना है, इस आधार पर। इसके बाद मर्कैली पैमाना आया। मर्कैली पैमाना, ठीक है। मर्कैली पैमाना अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कि किन पैमानों के आधार पर या भूकंप को किस पैमाने के आधार पर मापा जाता है। तो हमें अक्सर रिएक्टर स्केल के बारे में पता होता है। रिएक्टर स्केल के ऊपर मापते हैं। तकरीबन हम यही जानते हैं रिएक्टर पैमाना, जिसे 1935 में जो एक अमेरिकी भौतिक के वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिकविद हुए हैं, चार्ल्स एफ और रिक्टर एवं रिक्टर, चार्ल्स एफ, ये 3 भूकंप मापी हैं। MSK मर्कैली पैमाना और रिएक्टर स्केल चार्ल्स एफ एम रिक्टर के द्वारा। रिक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप अगर बात की जाए तो संसार के सभी भागों में भूकंप आते हैं। कोई भी भाग ऐसा सोचता नहीं है जिसमें भूकंप ना आते हों। तो कारण अलग अलग हैं, जिनके बारे में हम अलग पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो भारत में आप सभी जानते हैं कि सबसे भयानक भूकंप की बात की जाए तो 26 जनवरी को आया था 2001 के अंदर। 26 जनवरी 2001 में
भूकंप आया था भुज में। भुज में भूकंप आया था। भुज कहाँ है? गुजरात के अंदर। भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, जन धन की काफ़ी हानि हुई थी, इमारतें नीचे धराशायी हो गई थी। अब हम बात करेंगे भूकंप केंद्र की। भूकंप केंद्र कहाँ पर होता है? भूकंप का केंद्र, ठीक है, या हाइपो सेंटर, क्या बोलेंगे इसको? हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर कहाँ होता है? यानी कि जिस स्थान से, यानी कि भूमि की या पृथ्वी की अंदरूनी परत जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसको हाइपो सेंटर या फोकस कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है और यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हाइपो सेंटर बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम हाइपो सेंटर। और जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाता है भूकंप, तो इसको बोलेंगे हम अभिकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अभिकेंद्र या इसको एपी सेंटर भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एपी सेंटर। एपी सेंटर बोलेंगे, अभिकेंद्र बोलेंगे। जहाँ सबसे पहले भूमि की सतह पर जहाँ सबसे पहले पहुँचता है भूकंप उसको एपी सेंटर, जहाँ से प्रारंभ होता है उसे हाइपो सेंटर कहते हैं। अक्सर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभिकेंद्र क्या होता है या भूकंप का केंद्र क्या होता है, कहाँ होता है, तो ये अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि इसमें जो तरंगे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये तरंगे हैं P, S और L। ये तीन तरंगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन्हीं को हम करने वाले हैं। भूकंप तरंगे, अब हम बात करेंगे भूकंप तरंगे। देखिए जो भूकंप तरंगे हैं, तीन प्रकार की भूकंप तरंगे हैं। इसमें बात की जाए, हम वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हम प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, जो प्राइमरी वेव है उसको हम अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे भी इनको बोला जाता है। प्राइमरी वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे भी। देखिए इसकी विशेषता क्या है? कई बार इनकी विशेषताओं से संबंधित पूछ लेते हैं। कई बार भूकंप की जो प्राइमरी वेव है उनका दूसरा नाम पूछ लेते हैं, तो उसका दूसरा नाम क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं सबसे पहले, यानी कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पहुंचने वाली, यानी कि सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी कि ये जो तरंगे हैं पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पहुंचने वाली सबसे पहले, यानी कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कौन सी तरंग आती है? तो प्राइमरी वेव सबसे पहले उस स्थान पर आएंगी। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी तक, एक प्रकार से कहेंगे हम सबसे ज़्यादा दूरी तक, या जिसकी सबसे ज़्यादा तीव्रगामी तरंगें कौन सी हैं? तो ये सबसे ज़्यादा तीव्रगामी हैं 8 से 14 किलोमीटर, यानी कि 18 to 14 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी। यानी कि एक सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर तक ये गमन कर सकते हैं। सर्वाधिक गति से चलने वाली तरंगे हैं ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये किस तरह से चलती हैं। ये आगे पीछे चलती हैं, ठीक है। ये कैसे चलती हैं? आगे पीछे, आगे पीछे होती हुई चलते हैं। इस तरह से इन तरंगों की गति कैसे है? आगे पीछे इन तरंगों की गति है। नेक्स्ट बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये जो तरंगे हैं आगे पीछे होने के साथ साथ इन तरंगों से एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ पर कि ये किस माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, माध्यम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीनों माध्यमों से, जो तीनों माध्यम है जैसे कि ठोस, तरल, गैस, ठोस, तरल व गैस, तीनों माध्यमों से गुजरने वाली तरंग हैं। फिर ऐसी कौन सी तरंग है जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है? तो वो आपकी प्राइमरी वेव है। देखिए, अगर बात की जाए किस माध्यम में सर्वाधिक गति से चलती है, तो ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। उसके बाद ये तरल माध्यम में आ जाती है, गति कम हो जाती है, और सबसे कम गति इसकी गैस में होती है। गैसों में सबसे कम गति से चलती है। इसके बाद अगला पॉइंट, ये किसकी तरह का एक्ट करती है, यानी कि ध्वनि तरंगों की भांति, जिस तरह ध्वनि तरंगें गति करती हैं उसी प्रकार से ये भी गति करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये ध्वनि तरंगों की भांति किस प्रकार का एक्ट करती है? ध्वनि तरंगों की, जिस प्रकार से ध्वनि तरंगें गमन करती है किसी मार्ग में, उसी प्रकार से ये भी ध्वनि तरंगों की तरह ही गमन करती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है यहाँ पर कि कौन सी तरंगें करोड़ तक पहुँचती हैं? करोड़ तक आप सभी जानते हैं, जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी की आप संरचना पढ़ेंगे तो पृथ्वी हिमालय जो केंद्र है, तो ये इसको केंद्र अर्थात करोड़, हिंदी में इसको करोड़ कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको केंद्र कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको सेंटर कहेंगे, इसको हम मेंटल कहेंगे, ये जो बीच वाला भाग है इसको मेंटल कहेंगे, और ये आपकी जो सबसे ऊपर वाली परत होगी इसको बोलेंगे भूपर पट्टी, जो सबसे पतला भाग होता है पृथ्वी का। तो हम बात कर रहे हैं करोड़ की, सेंटर की। ठीक है, जो करोड़ तक पहुंचने का, यानी कि ये जो तरंगे हैं यहाँ तक जो सबसे पहले पहुंचती हैं, जो तरंगे वेव हैं वो करोड़ तक सबसे पहले पहुंचती हैं। कौन सी तरंगे करोड़ तक पहुंचती है? जो प्राइमरी वेव है हमारी वो करोड़ तक पहुंचती हैं, और प्राइमरी वेव को ही हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये थी हमारी प्राथमिक तरंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरी तरंग है उसका नाम है एस वेव। अगली तरंग है हमारी एस वेव, अर्थात सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जिसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे, या एक नाम और है गौण तरंगे। गौण तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या गौण तरंगे भी इनको कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तरंगे जो हैं सिर्फ ठोस माध्यम में से गमन कर सकती हैं। ठोस माध्यम में से क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। अर्थात तरल माध्यम में जाने पर ये तरंगें गायब हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंगें मेंटल में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर समाप्त हो जाती हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर कौन सी तरंगें समाप्त हो जाती हैं? तो आपकी वो सेकेंडरी वेव हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरा यहाँ से प्रश्न है कि जो सेकेंडरी वेव हैं, सेकेंडरी वेव वो जल तरंगों तथा प्रकाश तरंगों
की तरह कार्य करती हैं, की तरह गमन करती हैं। जिस तरह प्रकाश की तरंगे करती हैं, जल तरंगे करती हैं, उसी प्रकार से ये तरंगे भी क्या करती हैं, गमन करती हैं। जो सेकेंडरी वेव हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, वो गमन कर किस प्रकार से गमन करती हैं, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे गमन करते हैं। जिस प्रकार से आपकी प्रकाश तरंगे हैं, जल तरंगे हैं, अपने लहरों को देखा होगा, ऊपर नीचे गमन करती है, उसी प्रकार से ये तरंगे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे गमन करती हैं। और गति के आधार पर देखा जाए तो ये जैसे प्राइमरी वेव है, उसके बाद दूसरा नंबर इन्हीं का आता है, 4 किलोमीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये गमन करती हैं। इसके बाद हम दूसरी तरंगों की बात करेंगे। जो दूसरी तरंग है वो आपकी लॉन्ग वेव है, लॉन्ग वेव की बात करेंगे, जिसे हम धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। धरातलीय तरंगे, इनको धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है, या लव वेव, इन नामों से आता है। लॉन्ग वेव भी कहते हैं, लव वेव भी कहते हैं, और धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। देखिए, जो लव वेव है वो एक वैज्ञानिक हुए हैं, एडवर्ड डफ लव, इनके नाम पर इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर लव वेव भी इन तरंगों को कहा जाता है, लॉन्ग वेव भी इनको कहा जाता है। देखिए, ये तरंगे भी तीनों माध्यमों में से गमन करती हैं, अर्थात ठोस, तरल व गैस। ये सबसे विनाशकारी होती हैं, सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, क्योंकि धरातल पर चलती हैं। धरातल पर चलने और सबसे कम धीमी गति से चलने वाली पवनें ही हैं, धीमी गति से चलने वाली क्या ये तरंगे हैं, जिस कारण से सबसे विनाशकारी होती हैं, यानी कि सबसे लास्ट में पहुंचने वाली तरंगे हैं। और इन तरंगों के कारण बहुत ज़्यादा विनाश होता है, यानी कि जन धन की जो सर्वाधिक हानि होती है वो इन्हीं तरंगों के कारण होती है। तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं ये पवनें, तरंगे। और कितनी गति होती है इनकी गति होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, इनकी ये गति होती है। तो आज हमने भूकंप की विभिन्न तरंगों के बारे में, एक भूकंप का जो अध्याय था उसको अच्छे से किया। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।